स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में हुए पाकिस्तान में प्लेन क्रैश के बारे में, और मैं डिटेल्ड एनालाइज करने की कोशिश करूँगा आखिर क्या हुआ उस फ्लाइट के साथ, और मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा जिसके बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ था ईयर 2004 में, और इस प्लेन की जो फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई थी वो की गई थी 17 अगस्त 2004 को। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट लीज पे दिया गया चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को। 2004 से 2014 तक ये एयरक्राफ्ट लीज पे था। इसके बाद इसकी लीज चेंज की गई और इसको लीज पे दिया गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को। तो 2014 से लेके अभी तक ये एयरक्राफ्ट लीज पे था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास। जो इसके रिसेंटली इंजन इंस्टॉल्ड हुए थे वो मई और फरवरी 2019 के बीच इंस्टॉल किए गए थे। और इसका जो लैंडिंग गियर था वो लास्ट इंस्टॉल्ड किया गया था 2014 को। काफ़ी लोग अपने वीडियो में बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इस जहाज का फिटनेस चेक नहीं हुआ था। इस चीज़ को हम रूल आउट कर सकते हैं PIA के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है। PIA इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि इस एयरक्राफ्ट का जो मोस्ट हायर चेक हुआ था वो 19 अक्टूबर 2019 को कंडक्ट किया गया था, जिसमें एयरक्राफ्ट के इंजन, लैंडिंग गियर और एविनिक्स बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड था 22 मार्च से लेके 7 मई 2020 तक। 7 मई ये एयरक्राफ्ट 6 फ्लाइट सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुका था। और इस एयरक्राफ्ट की जो लास्ट फ्लाइट हुई थी बिफोर द एक्सीडेंट वो थी मस्कट टू लाहौर। तो ये सारे फैक्ट्स देख के हम कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट एयर वर्दिनेस कंडीशन में था बिफोर द एक्सीडेंट। पर द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फ्लाइट PK 8303 10,000 फीट पे फ्लाई कर रहे थे इंस्टेड ऑफ 7,000, और वो केवल 15 नॉटिकल माइल्स दूर थे रनवे से। और यहाँ पर ATC ने फर्स्ट वार्निंग इशू की थी पायलट को, और पायलट ने कहा था कि वो कंफर्टेबल है। सेकंड वार्निंग इशू की गई जब वो रनवे से केवल 10 नॉटिकल माइल्स दूर रह गए थे और वो 7,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे थे, जबकि उन्हें 3,000 ऑल्टीट्यूड पे होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि उसके बाद की ही कन्वर्सेशन है जो हमें सुनाई देगी। We are comfortable. We can make it. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000 established island 25 left. यहाँ पर पायलट ने कॉल की कि वो कंफर्टेबल हैं और वो 3,500 से 3,000 के लिए डिसेंड कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है ILS 25L के लिए। यहाँ पर ATC कंट्रोलर ने क्लियरली पायलट को बोला टर्न लेफ्ट हेडिंग 180। वो एयरक्राफ्ट को एक ऑर्बिट कराना चाह रहे थे। ऑर्बिट मतलब आप घूम के आइए, अपना ऑल्टीट्यूड कम कीजिए और फिर से अप्रोच बनाइए। इस कॉल से आप देख सकते हैं पायलट ने थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के बोला कि हम ऑलरेडी 25L ILS पे स्टेबलाइज कर चुके हैं अपने एयरक्राफ्ट को, और कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से पायलट ऑर्बिट करना नहीं चाह रहे थे। यहाँ कंट्रोलर ने फिर से पायलट को बोला कि आप केवल 5 माइल्स हैं फ्रॉम द टचडाउन, और अभी भी आप 3,500 फीट पर हैं। यहाँ ह्यूमन फैक्टर की बात आ जाती है कि क्या कंट्रोलर के माइंड में चल रहा था और क्या पायलट के माइंड में चल रहा था। अगर कंट्रोलर ने एक बार बोल दिया था कि उन्हें 180 डिग्री टर्न कराना था एयरक्राफ्ट को और ऑर्बिट करवाना था, वापस अप्रोच पे लेके आना था, फिर उन्होंने उनको क्लियर क्यों कर दिया लैंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की वायलेशन हुई है। तो इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं पायलट को 5 नॉटिकल माइल्स लगभग 1800 फीट पर होना चाहिए था, बट पायलट ऑलरेडी 3,500 फीट पे थे। इस कॉल में आप क्लियरली सुन सकते हैं पायलट के बैकग्राउंड में एक रिपीटेटिव साउंड आ रहा है। उसका एक रीज़न हो सकता है कि जब पायलट ने लैंडिंग गियर लीवर को डाउन किया है तब एयरक्राफ्ट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और एक लिमिटेशन है एयरबस 320 में लैंडिंग गियर को ऑपरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट की स्पीड एटलीस्ट 260 नॉट से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से लैंडिंग गियर ऑपरेट नहीं हो पाए।
और लैंडिंग गियर को फिर से ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट 120 सेकेंड्स का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फिर से लैंडिंग गियर लीवर को डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फेल सेफ है इमरजेंसी ग्रेविटी गियर एक्सटेंशन हैंडल। इस हैंडल को अगर 3 टाइम्स आप मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आप ईज़िली अपने लैंडिंग गियर को डाउन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इतने फेल सेफ डिज़ाइन होने के बाद पायलट एनी हाउ लैंडिंग गियर को डाउन कर ही लेंगे। अगर वो लैंडिंग गियर को डाउन करना भूल भी जाएं तो उन्हें कॉकपिट में वार्निंग आएंगी और वो उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस केस में क्या हुआ, पायलट ने विदाउट लैंडिंग गियर डाउन किए ही क्यों लैंड किया। जब वो अप्रोच बना रहे थे तो एयरक्राफ्ट के जो लैंडिंग गियर थे वो फुल्ली डाउन थे एज़ पर माई स्पेकुलेशन। इस केस में एयरक्राफ्ट पहले से ही काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे था और रनवे से उसकी डिस्टेंस काफ़ी कम रह गई थी। फिर भी उन्होंने अप्रोच किया, काफ़ी स्टीप अप्रोच बनाया होगा और एयरक्राफ्ट को जहां टच डाउन करना था 1/3 ऑफ रनवे वहां पर वो लैंड नहीं कर पाए। समहाउ दे मिस द आउटर मार्कर। रनवे में 3 मार्कर्स होते हैं, आउटर मार्कर, मिडल मार्कर और इनर मार्कर। जैसे ही उन्होंने आउटर मार्कर मिस किया उन्हें इसकी कॉकपिट में वार्निंग आ गई। इस पॉइंट पे आके पायलट ने लैंडिंग को अबॉर्ट करने की कोशिश की और गो अराउंड जाने का डिसीजन लिया। जब वो लैंड कर रहे थे तब उनके इंजन की जो पावर थी वो आइडल पे थी, बट गो अराउंड जाने के लिए पायलट को इंजन पे मैक्सिमम पावर अप्लाई करनी थी ताकि मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट हो पाए। यहाँ पर जैसे ही पायलट ने गो अराउंड जाने के लिए इंजन पे मैक्सिमम पावर अप्लाई की उसी वक्त उन्होंने लैंडिंग गियर्स को भी रिट्रैक्ट कर दिया। समहाउ वो पॉजिटिव क्लाइंब नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड से आ रहे थे और उनका जो एंगल था एयरक्राफ्ट का वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप रहा होगा। उनके एयरक्राफ्ट की नोज़ भी काफ़ी डाउन थी और उन्हें इसीलिए शायद वो पॉजिटिव क्लाइंब नहीं मिल पा रहा था। उनका एयरक्राफ्ट मैक्सिमम पावर अप्लाई करने के बाद भी सिंक करता चला गया और उनका एयरक्राफ्ट है वो समवेयर रनवे के मिडिल में टच डाउन हुआ और जो इम्पैक्ट था वो सारा का सारा इंजन्स पे आया क्योंकि उन्होंने अपने लैंडिंग गियर पहले से ही रिट्रैक्ट कर लिए थे गो अराउंड जाने के लिए। उसके बाद भी समहाउ दे मैनेज और उन्होंने फिर से टेक ऑफ कर लिया। यहाँ पर जो इम्पैक्ट था वो सारा का सारा इम्पैक्ट इन दोनों इंजन्स पे आया था जिससे इंजन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, जैसा कि आप इन फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। और इस तरह का सेम इंसिडेंस हो चुका है पास्ट में एमिरेट्स फ़्लाइट 521 के साथ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं वो गो अराउंड करने जा रहे थे, उन्होंने अपने लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट कर लिए और उनका एयरक्राफ्ट श्रिंक कर गया क्योंकि इनका एयरक्राफ्ट बोइंग 777 था जो कि काफ़ी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और वो दोबारा टेक ऑफ भी नहीं कर पाया। बट इस केस में एयरक्राफ्ट नैरो बॉडी था और वो एयरबस 320 था, समहाउ वो टेक ऑफ कर गया। यहाँ पर ATC कंट्रोलर ने पायलट को फिर से 3500 पे क्लाइंब करने को कहा। Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Descend left heading 110, climb 3000. और यहाँ पर पायलट ने रिस्पॉन्स किया कि वो फिर से ILS 25L पे आना चाहते हैं फॉर लैंडिंग। 8303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. अब कंट्रोलर ने पायलट को वार्न किया कि आप ऑल्टीट्यूड लूज़ कर रहे हैं, आप 2000 पे आ गए हैं। यहाँ पर हुआ क्या होगा, इनिशियल तो इंजन्स ने एयरक्राफ्ट को पावर प्रोवाइड कर दी बट इंजन्स का इम्पैक्ट हुआ था रनवे पे, उसकी वजह से वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते थे और इस पॉइंट पे आके पायलट का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था और पायलट ने कंट्रोलर से 2000 फीट पे मेंटेन करने की परमिशन ली। Copied, sir. We are now trying to maintain, sir. यहाँ पे कंट्रोलर ने फिर से उन्हें वार्न किया कि अब आप 2000 भी लूज़ कर रहे हैं और अब आप 1800 फीट पर आ गए हैं। और इस पॉइंट पे हमें साफ साफ लग रहा है कि पायलट पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहा होगा। एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो चुके थे और एयरक्राफ्ट से रैट डिप्लॉय हो चुका था, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। रैट होता है एक फेल सेफ डिज़ाइन रैम एयर टरबाइन। ये एयरक्राफ्ट के प्राइमरी कंट्रोल्स को एज अ बैकअप हाइड्रोलिक पावर प्रोवाइड कराता है इन केस ऑफ इंजन फेल्यूर। 8303 approach. जी सर।
appears to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. और इस पॉइंट पे आके पायलट ने कंफर्म किया कि उनके दोनों इंजन लॉस्ट हो चुके हैं और वो डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स रनवे। और यहाँ पर कंट्रोलर ने उनसे कंफर्म किया, आर यू कैरिंग ऑन बेली लैंडिंग। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंट्रोलर को तब तक पता लग गया था कि एयरक्राफ्ट रनवे पे टचडाउन किया है विदाउट लैंडिंग गियर। बट इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं उनके लैंडिंग गियर फुल्ली डाउन है। Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. रनवे अवेलेबल टू लैंड 25। उसके बाद पायलट का जवाब आया रोजर मीन्स ओके कॉपिड। उसके बाद जो पायलट ने लास्ट कॉल की वो थी मेडे PK 8303। मेडे कॉल पायलट की तरफ से तब की जाती है जब एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इस केस में दे लॉस्ट देयर इंजन्स। उसके बाद कंट्रोलर ने रिस्पॉन्स किया बोथ रनवे अवेलेबल टू लैंड। उसके बाद पायलट की कोई भी कॉल नहीं आई, प्लेन क्रैश कर गया। तो मेरे हिसाब से इस फ्लाइट के क्रैश होने के रीज़न ये थे। ये सारा का सारा मेरा स्पेकुलेशंस है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही हमें करेक्टली पता लग पाएगा कि आखिर उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था। इसके बाद मैं आपके सामने एक चार्ट रखना चाहता हूँ। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोर देन 70% एविएशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स कैन बी रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर कॉजेज। 70% से ज़्यादा जो एविएशन में एक्सीडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन फैक्टर की वजह से होते हैं। आई होप मेरा ये स्पेकुलेशन आपको समझ आया होगा और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा। तो अब हमें एविएशन में ह्यूमन फैक्टर पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकें। मिलता हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।